नमस्कार दोस्तों। शिक्षा सोपान के इस एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे द्वारा आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए कुछ कंटेंट बना करके आपको वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है और हमारा प्रयास रहता है कि हम आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके आप तक पहुंचाएं। आपका इसके बदले में हमें आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं, आज ही आपने हमारे चैनल को विजिट किया है, आज आपने वीडियो देखी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और कमेंट करें और अन्य लोगों तक हमारे चैनल को आप शेयर करें। जितना सपोर्ट आप लोगों का हमें प्राप्त होगा, उतनी ही नई ऊर्जा के साथ आप लोगों तक हम हमारा कंटेंट जो है उसको पहुंचा पाएंगे। हमारी हिंदी की क्लास के अंदर वाक्य का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा संधि का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज हम शुरुआत करेंगे समास की, कि हिंदी के अंदर समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो हमारे पास समास को लेकर रहते हैं। प्रयास किया है हमने आपको अच्छा कंटेंट बना करके और आपके सारे जो डाउट हैं उन डाउट को क्लियर करने का। तो चलिए, हमारा समय खराब नहीं करते हुए हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। और आपका जो टॉपिक है वो है आपका समास। हमारा टॉपिक है समास। समास क्या होता है? देखिए, हमने संधि पढ़ी है इससे पहले, और संधि में हमने पढ़ा था कि संधि के अंदर जो होता है, यदि आप संधि की बात करते हैं तो संधि में वर्ण का मेल होता है। क्या होता है? वर्ण का मेल होता है। यदि बात आती है समास की, तो समास के अंदर जो होता है आपका, वो शब्द का मेल होता है। समास के अंदर आपको जो मिलेंगे वो शब्द आपस में मिलते हैं, और संधि के अंदर जो मिलते हैं वो आपको वर्ण आपस में मिलते हैं। वर्ण दो हो सकते हैं, दो से अधिक हो सकते हैं। मतलब संधि विच्छेद किसी किसी शब्द का एक स्थान से हो सकता है, दो स्थान से भी हो जाता है। अब बात हमारी समास की आ रही है, तो अब आपको वर्ण को भूल करके और किसके ऊपर आ जाना है? शब्द के ऊपर आ जाना है। जैसे हमने डेफिनेशन में आपको लिखा कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या अधिक पदों के मेल से। आपको शायद हमने शुरू में बताया था कि शब्द और पद, ये दोनों एक ही चीज होती है। शब्द और पद में ज्यादा बड़ा कोई अंतर नहीं होता है। एक छोटा सा अंतर होता है कि शब्द जो होता है वो अकेला होता है, लेकिन वो यदि किसी अन्य शब्द के साथ मिला हुआ है तो उस शब्द को हम पद बोलते हैं। केवल प्रयोग का अंतर है, बाकी की शब्द की और पद की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो सेम है। लेकिन जहां पर बात आती है कि इनमें अंतर क्या है, तो एक छोटा सा अंतर ये है कि शब्द अकेला होता है, जबकि पद जो होता है वो अपने अन्य शब्दों के साथ, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के साथ में एक साथ कोई शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो पद कहलाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि समास में क्या होगा कि शब्दों का मेल होगा, मतलब एक से अधिक शब्द होंगे, दो कम से कम होंगे, तो यहाँ पर शब्द को हम क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पर पदों के मेल से जो आपको विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। वर्णों के मेल से परस्पर संबंध होता था, संधि होती थी, जो विकार होता उसमें। अब आपका शब्दों का या पदों का मेल होगा, और इन पदों के मेल से जो शब्द के अंदर आपका परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो आपका समास कहलाता है। यहाँ पर आपको अन्य परिभाषा हमने दी कि दो शब्दों के मेल से बना पद समस्त पद कहलाता है। जो आप पद बनाएंगे, जो दो या दो से अधिक शब्दों से, पदों से मिलकर जो पद बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? उस पद को हम समस्त पद के नाम से जानते हैं समाज के अंदर। अब बात आती है समस्त पद में, आपको पता है कि दो पद मिले हुए हैं, तो पहले पद को हम पूर्व पद कहेंगे और समस्त पद का जो दूसरा पद होगा उसको हम उत्तर पद कहते हैं।
समस्त पद का विग्रह समास विग्रह कहलाता है। देखिए हमने इसमें 2-3 लाइन में एक समास की डेफिनेशन पढ़ी, पद क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है। ये सारी चीजों का जो सूक्ष्म अध्ययन है ये आपको करना ही होगा। परीक्षा के अंदर आप देख रहे हैं, निरंतर कंपटीशन के एग्जाम आप दे रहे हैं और देख भी रहे हैं आपके पेपर में जो प्रश्न आता है तो प्रश्न वो सीधे तरीके से आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपको उल्टा सुल्टा घुमा फिरा के एक ही प्रश्न इतना बड़ा दे देगा कि वो आपको प्रश्न को पढ़ने में ही आपका इतना समय चले जाएगा कि जितने में आप शायद 2-4 क्वेश्चन जो हैं यदि डायरेक्ट होते तो आप उनको हल कर पाते। तो आपको मेरा एक ही कहने का एक ही मतलब है, एक उद्देश्य है कि आप छोटी से छोटी चीजों का अध्ययन करके जाइए, छोटी से छोटी चीजों को आप पढ़ के जाइए, आपको पेपर करने में आनंद आएगा। तो यहाँ पर हमने जो भी डेफिनेशन जो है वो आपके सामने पढ़ी हैं, उन डेफिनेशन को आप ध्यान रखेंगे और उनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि ये क्या है। तो सबसे पहले हमने समास की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें 2 या 2 से अधिक पदों का मेल होगा और मेल से जो विकार होगा समास कहलाएगा। इसमें जो समस्त पद बनता है, जो पूरा पद बनता है 2 शब्दों के मेल से या 2 पदों के मेल से, उसको हम समस्त पद कहेंगे। इसका पहला पद आपका पूर्व पद कहलाएगा, दूसरा पद आपका इसका उत्तर पद कहलाएगा और आप जब समस्त पद का विग्रह करेंगे तो वो आपका समास विग्रह कहलाता है। ये आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सीधी सिंपल बात में मैंने आपको ये चीज डेफिनेशन इसकी समझाई है। आपको चाहे आप किताबों में गाइडों में कितनी भी टफ लैंग्वेज के अंदर इस चीज को पढ़ें, तो भैया लैंग्वेज टफ करने का मतलब ये नहीं है कि हम इंटेलिजेंट हैं। लैंग्वेज टफ करना तो एक स्टूडेंट के साथ क्या है, खिलवाड़ है। आप नॉर्मल छोटी से छोटी लैंग्वेज में छोटे छोटे शब्दों के अंदर बच्चे तक किसी चीज को पहुंचाओ और वो बच्चा यदि उस चीज को सीखता है तो आपका पढ़ाना सार्थक हो जाएगा और उस बच्चे का पढ़ना सार्थक हो जाएगा। चलिए आते हैं आगे, समास के प्रकार कितने होते हैं। देखिए समास के प्रकारों में बहुत से लोग कहते हैं कि भाई समास के प्रकार 4 होते हैं, कोई कहता है समास के प्रकार 6 होते हैं, कोई 5 बता रहा है, कोई 4 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है। तो भैया यहाँ पर आपको जो कंफ्यूजन है उसको आप दूर करो और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस बात को कोई नहीं बताता कि पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। समास का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? यदि आपसे कोई पूछता है कि समास के प्रकार जो हैं वो बनाए गए तो किस आधार पर बनाए गए, तो आपको ध्यान रखना है किस आधार पर बनाए गए, पदों की प्रधानता के आधार पर बनाए गए। अब आपको ये बताइए कि एक समास के अंदर पहला पद है और दूसरा पद है, 2 पद है, तो आपके सामने स्थिति 4 से अधिक नहीं बन सकती। कौन कौन सी स्थिति बन सकती है कि आप पहले पद को प्रधानता दे सकते हैं, आप दूसरे पद को प्रधानता दे सकते हैं, आप दोनों को दे सकते हैं और दोनों को नहीं दे सकते हैं, दोनों को नहीं। आप मुझे बताइए इन 4 स्थिति के अलावा आपके पास कोई 5वां विकल्प बन सकता है क्या? मतलब आपको कोई 5वां प्रकार बन सकता है क्या? 5वीं स्थिति आप बना सकते हो क्या? तो नहीं बना सकते। तो भाइयों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप बिल्कुल भ्रमित ना हो। समास पदों की प्रधानता के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है और ये केवल 4 ही होते हैं, 6 नहीं होते हैं। ये बात आपकी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। हाँ, स्कूल एजुकेशन की बात आती है जहाँ पर हम 6ठी 7वीं 8वीं में या 9वीं 10वीं में, 9वीं 10वीं में तो फिर भी पदों की प्रधानता को बता दिया जाता है। बाकी की 6th 7th 8th में या छोटे बच्चे को यदि समास बताना है तो डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि भाई समास 6 प्रकार के होते हैं और उसमें भी उसको ट्रिक बता दी जाती है कि अब तक दे के नाम से इनको याद रख लो भैया।
अब तक दय दय, अब अव्ययी और बहुब्री, तक तत्पुरुष कर्मधारय, दय दय द्वंद्व और दिगु। तो बच्चे को ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाते हैं। लेकिन जहां पर बात आ जाती है कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया कंपटीशन की जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर हमको परफेक्ट चीज आनी चाहिए, क्योंकि हम उस टॉपिक की अध्ययन करते हैं, टॉपिक का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, और सूक्ष्म अध्ययन के अंदर ये सारी चीजें आपकी आ जाती। तो 4 प्रकार से आप 5वां प्रकार बना ही नहीं सकते। क्लियर है? तो हमारे समास जो है वो कितने प्रकार के हो गए? 4 प्रकार के हो गए। क्यों हो गए वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करके और आपको बिल्कुल सिद्ध करके यहाँ पर बता दिया। अब बात आती है आगे की कौन कौन से हैं। तो पहला आपका अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है और बहुब्रीहि है। 4 समास जो हैं वो आपके होते हैं। यदि बात आती है पदों की प्रधानता के अनुसार, तो अव्ययी भाव जो है इसके अंदर आपका पहला पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव के अंदर कौन सा पद प्रधान होता है? पहला। यदि बात आती है द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में आपके दोनों पदों की प्रधानता पाई जाती है। तत्पुरुष में आपका दूसरा पद प्रधान पाया जाता है। यदि बहुब्रीहि की बात करते हैं तो इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें कौन की होती है? अन्य पद की प्रधानता होती है। दोनों में से किसी की भी प्रधानता नहीं होती है। तो ये 4 आपके जो है क्या है? समास है। हम एक एक का जो है वर्गीकरण पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने दिया कि तत्पुरुष के 2 उपभेद भी होते हैं। जो आपको कंफ्यूजन रहता है कि सर जब ये समास 4 ही हैं तो यहाँ पर कर्मधारय और दिगु समास जो है वो आते हैं, वो आपके कहाँ से आते हैं? तो भैया कहीं से ही नहीं आते हैं। ये जो आपके कर्मधारय और दिगु हैं ये तत्पुरुष समास के ही क्या हैं? उपभेद हैं। क्या हैं ये? उपभेद हैं। क्या कहेंगे इनको? उपभेद। और ये उपभेद किसके हैं? आपके तत्पुरुष समास के। यहाँ पर हमने नीचे थोड़ा सा आपको वर्गीकरण करके सारणी के द्वारा यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। समास जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी और बहुब्रीहि समास। ये आपके 4 समास होते हैं। यहाँ पर हमने बताया कि तत्पुरुष समास जो होता है, ठीक है ना, इसके कुछ तो प्रकार होते हैं और कुछ उपभेद होते हैं।